गेल्या 40 वर्षाहून अधिक काळ हिंदी चित्रपट सृष्टीत समांतर व व्यावसायिक अभिनयाचे क्षेत्र गाजवणाऱ्या, देशातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक घडामोडींबाबत ज्या कमालीच्या जागरूक असतात, त्या आज आपल्यासमोर उपस्थित असलेल्या शबानाजी आझमी मॅडम. मला त्यांच्याबद्दल सांगावंसं वाटतं, अभिनय हे केवळ मनोरंजनाचं माध्यम नाही, तर समाज जागरूकतेचं एक प्रभावी साधन आहे. ती एक विचारधारा आहे आणि बॉलिवूडमधील शेकडो अभिनेत्यांमधील हेच त्यांचं वेगळंपण आहे. भारतातील असंख्य नामांकित पुरस्कार शबाना मॅडमना मिळालेले आहेत. त्यामध्ये 5 राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार, 5 फिल्मफेअर पुरस्कार आणि भारतातील सर्वोच्च नागरी म्हणून सन्मान जे ओळखले जातात ते पद्मश्री व पद्मभूषण यांना देखील मॅडमना सन्मानित करण्यात आला. मी शबाना मॅडम यांना विनंती करते की आम्ही सगळे उत्सुक आहोत आपलं मनोगत ऐकायला. आय एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज जॉईन विथ अस टू शेअर युअर थॉट्स. शबाना मॅडम जी. आदरणीय पवार साहब, सुप्रिया ताई, जावेद अख्तर साहब, मंच पे बैठे हुए सभी व्यक्तिगण और दोस्तों, माझी खूप इच्छा होती की मी मराठीत बोलावं, पण मला हिम्मत होत नाही, त्यामुळे मला माफ करा. एक बार फिर मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि मेरी क्या हैसियत कि मैं इन महिलाओं को पुरस्कार दूं. जब मैं सुनती हूं कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलों को सामना करके काम कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ एक ऐसा दिन आए काश कि इनके हाथों मुझे पुरस्कार मिले, तब मैं अपने आप को सचमुच भाग्यशाली समझूंगी. यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर से इसलिए कि मैं पवार साहब को बहुत सारे सालों से ज़ाती तौर पर जानती हूँ. ये मैं देख रही हूँ कि आज के जो नेता हैं वो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की. कितना बात करते हैं, कितना मानते हैं, ये तो समझदार को इशारा काफ़ी है. लेकिन मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि जब पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो 1988 में ये पहला स्टेट था महाराष्ट्र जिसने बैन किया था प्रीनेटल सेक्स सिलेक्शन. हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में ऐसा है कि लड़की को पेट में ही ख़त्म कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए, उसका जुर्म सिर्फ ये है कि वो लड़की है. पवार साहब ने ये बात इतने पहले करी थी. महाराष्ट्र इन्हीं के चीफ मिनिस्टरशिप में पहला स्टेट था जिसने महिला आरक्षण 33% की मांग की थी और फिर 50% बना दिया और फिर यूनियन गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया. मैं ये ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि जब विमेंस पॉलिसी बन रही थी महाराष्ट्र में तो 40 अलग अलग NGOs को आपने बुलाया था कि वो अपना जो एक्सपीरियंस है और अपनी जो बातें हैं वो रखें. ये नहीं, इन्होंने ये नहीं किया कि ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया और उनसे पूछा. जो NGOs हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनको बुलाया. और देखिए, मुझे अभी भी गूस फ्लैश होता है कि उसमें 18 मीटिंग्स हुई थी जिसमें मैं मौजूद थी और 18 मीटिंग्स में पवार साहब 16 मीटिंग्स में खुद ज़ाती तौर पर मौजूद थे. अब आप सोचिए किस चीफ मिनिस्टर के पास इतना काम है कि वो ऐसा करें. तो आज जब आप लोग यहाँ हैं तो मुझे मालूम है कि आप लोग जानते हैं कि पवार साहब कैसे लीडर हैं, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण क्या अहमियत रखती है हमारे समाज में, ये ज़ाती तौर पे इन्होंने आज से बहुत पहले ये कार्य शुरू किया था. तो मैं सही तौर पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पवार साहब.
मेरा जो रिश्ता है महिला सशक्तिकरण पर, वो जब मैं बहुत छोटी थी तभी शुरू हो गया था। शायद आप लोग कोई जानते होंगे आप में से कि मेरे पिताजी कैफी आजमी साहब एक प्रोग्रेसिव राइटर थे, और आज से 70 साल पहले जब ये माना जाता था कि औरत का सिर्फ इतना काम है कि वो घर में बैठे, चूल्हा जलाए और बच्चों का ख्याल रखे, और मर्द है वो बाहर जाके काम करे, उस जमाने में कैफी साहब ने एक नज्म लिखी थी, औरत। वो नज्म ऐसी थी जो वो कहती थी कि नहीं, तू मेरे साथ चल, तुझे मेरे साथ चलना है। और वो नज्म आज से 70 साल पहले ये कहती थी कि जन्नत जो स्वर्ग है वो सिर्फ मर्द के कदमों में नहीं है, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। तो वो शेर थोड़ा मुश्किल उर्दू में है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आपके सामने कहूं। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है, निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं, उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो आप सोचिए, जिस सोच विचार के मेरे पिताजी थे, उसी की वजह से मैं तो इस बात को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती थी कि महिला सशक्तिकरण तो हमारे घर में था। मैं देखती थी कि मेरे माँ और पिताजी का जिस तरह का रिश्ता था ऐसे ही होता है। लेकिन मैं शायद 19 साल की हो गई तब मुझे पहली बार ये पता चला कि जिस चीज को मैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेती हूँ, जिसको मैं समझती हूँ कि समाज तो ऐसे ही है, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। तो आप सोचिए कि मैं किस तरह के माहौल से आई और फिर ही मेरी आंखें किस तरह से खुली। फिर मैंने अपने पिताजी के साथ काम किया। फिर मैंने देखा कि उन्होंने अपने छोटे से गांव में, मिजवा में, वो जो कि बिल्कुल एक वक्त में बिल्कुल फ्रोजन हो गया था, वहाँ जाके उन्होंने एक NGO बनाया जिसमें उन्होंने ये बात तय की कि सबसे पहले अगर हमारी जो किशोरियाँ हैं, हमारी जो यंग लड़कियाँ हैं और हमारी जो महिलाएं हैं, उनका सही मानों में उनको शिक्षा दी जाए, उनको कोई ऐसा हुनर दिया जाए कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकें, उनका सशक्तिकरण हो, तभी जाके हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। एक किस्सा मैं उसका सुनाती हूँ। हमारा जो स्कूल है, हम वहाँ स्कूल चलाते हैं, छोटा सा गांव है मिजवा बहुत। तो वहाँ एक लड़की थी हमारी, और वो पहली बार एक नाटक में, उसने इंटरस्टेट नाटक में हिस्सा लिया। जयपुर गई अपने, वो लोग, ये जो है उन्होंने नाटक खुद ही लिखा था अपने वाइस प्रिंसिपल के हेल्प के साथ, जो कि दहेज के खिलाफ था, और उनको अवार्ड मिल गया। अब वो 15 साल की लड़की वापस आई और उसने अपनी प्रिंसिपल से कहा कि देखिए, आप असेंबली बुलाइए, अपनी टीचर्स को बुलाइए, अपने स्टूडेंट्स को बुलाइए, मैं बात करना चाहती हूँ। ये उस जमाने की बात है जबकि 12 साल की उम्र में लड़कियां सिंदूर लगा के हमारे स्कूल में आ जाती थीं और उनकी शादी हो जाती थी। और हमने बहुत कोशिश की थी कि ये हम किसी तरह से ख़त्म करें, मगर ये बरसा बरस की एक रियायत है तो नहीं ख़त्म होती थी। तो ये लड़की ने कहा कि देखिए, मुझे जो ये पुरस्कार मिला है, ये पुरस्कार सिर्फ मेरी शान में नहीं मिला है, ये पुरस्कार मेरा पासपोर्ट है आज़ादी का। इस पुरस्कार के बुनियाद पे मैं अपने माँ बाप को दिखाऊंगी कि देखिए, मैंने आपको दिखा दिया कि मैं कुछ काबिल हुई हूँ। इसकी बुनियाद पर आपको मेरी बात माननी होगी कि मैं 18 साल से पहले शादी नहीं करूंगी, और उसके बाद ही जब अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाऊं तब करूंगी। और अगर हमारे गांव में किसी भी लड़की को 18 साल से पहले उसकी अगर शादी पे जबरदस्ती की जाती है, तो हम पूरा स्कूल
अपनी टीचर्स और अपनी प्रिंसिपल को जाके वहां धरना देंगे और देखेंगे कि कोई भी महिला ऐसा नहीं कर पाए अपनी बच्चों के साथ। और तो आज सिर्फ मिजबा ही नहीं, उसके आसपास 100 गांव में किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं होती। तो ये तो एक लड़की है। आप सोचिए अगर एक लड़की का इस तरह से दिमाग बदले, तो हमारे बीच जो महिलाएं हैं जो इतना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी तब्दीली आ रही है, तो आप सोचिए सिर्फ आज के लिए बदलाव नहीं ला रहे हैं, वो बदलाव ला रहे हैं कल के लिए, कल की सोच के लिए। और जब कल की सोच आज की सोच से जाके मिलेगी, तो आप सोचिए परसों क्या होगा। तो सही मानों में हम जो कहते हैं ये समाज आगे सिर्फ तब बढ़ सकता है जबकि हम औरत और मर्द को बराबरी का हिस्सा दें। आज की महिला क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि देखिए बहुत हो गया कि हर मसले का हल सिर्फ पुरुष के दिमाग से माना जाता है। हम पुरुष से अलग सोचते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम बेहतर सोचते हैं या हम कमतर सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं। और वो अलग सोचने के ढंग को आपको मौका देना पड़ेगा कि चाहे वो इन्वायरमेंट हो, पर्यावरण हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, वो अलग सोचने के तरीके को आप एक आदर से एक जगह दें और तभी ये दुनिया सही मानों में प्रगति कर सकती है। तो एक बार फिर से आप सब लोगों को नमन, पवार साहब को नमन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो दुनिया है वो बदलने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ एक नारा लगाएं। नारा लगाने के लिए तैयार हैं? अच्छा, तो फिर सीधा हाथ ऊपर करिए। सीधा हाथ, सबका हाथ सीधा होना चाहिए, ठीक है? मैं कहूंगी कमाने वाला, आप लोग बोलेंगे खाएगा। क्या बोलेंगे? नहीं, इतना धीरे से खाएगा बोलेंगे तो कोई भी नहीं खा पाएगा। तो मैं बोलूंगी कमाने वाला, आप लोग बोलेंगे खाएगा। मैं बोलूंगी लूटने वाला, आप लोग बोलेंगे जाएगा। क्या बोलेंगे? नहीं, बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं आप लोग। मैं बोलूंगी नया जमाना, आप लोग बोलेंगे आएगा। क्या बोलेंगे? कमाने वाला, कमाने वाला, लूटने वाला, लूटने वाला, नया जमाना, नया जमाना। और इस नया जमाने में औरत और मर्द बिल्कुल बराबर होंगे। धन्यवाद। निश्चितच नया जमाना आएगा। मला असं वाटतं ताईंच्या विचारामधला जो निर्डरपणा आहे, जी थॉट प्रोसेस आहे आणि त्याच्यात मधली जी क्लॅरिटी आहे, हेच त्यांचं वैशिष्ट्य आहे। ताई, आपण आम्हा सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं, याबद्दल मी शबाना मॅडमना धन्यवाद देते। यानंतर राज्यसभेच्या खासदार माननीय फौजियाताई यांना मी विनंती करते की संसदेमध्ये जसा त्या बुलंद आवाज महाराष्ट्राचा नेता, तोच आवाज आम्हाला आज या ठिकाणी ऐकायचा आहे, त्यांनी आपल्याला मनोगत व्यक्त करावं असं मी त्यांना विनंती करते। यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे अध्यक्ष आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, आमचे प्रमुख पाहुणे शबाना आझमीजी, जावेद अख्तरजी, सुप्रियाताई सुळे आणि या मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय, सर्व पुरस्कार प्राप्त करणाऱ्या महिला, आज एका सुंदर कार्यक्रमाला उपस्थित राहता आला, जिथे महिला सशक्तीकरणाचे जनक आदरणीय शरदचंद्रजी पवार, एका सशक्त महिलांना जन्म देणारे, एका सशक्त परिवारामध्ये जन्माला येऊन सशक्त महिला यांच्या हस्ते आणि एक आधुनिक विचार घेऊन काम करणारे आणि या सशक्त महिलांची शक्ती असणारे जावेद अख्तर साहेब यांच्या हस्ते आपण 6 सशक्त महिलांना आज पुरस्कृत केला। असा कार्यक्रमाला आणि याच्या साक्षीदार म्हणून
महाराष्ट्रातल्या सर्व सशक्त महिला या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या. असा एक सुंदर कार्यक्रम महिला धोरणाच्या 29 वर्ष झाल्यानंतर आजच्या दिवशी जे होत आहे, याला मला पण उपस्थित राहता आला. मी पण याच्या साक्षी होत आहे. याचा मला आनंद आहे. आणि शबाना आझमी जीनी जे इथे घोषणा दिली की नया जमाना आएगा, मला असं वाटतं आपण सर्वांनी मिळून हा नया जमाना घडवायचा आहे. आणि याच्यासाठी नवीन प्रोत्साहन घेऊन आपण यातून जाणार आहोत. एवढाच सांगते, आपली रजा घेते. धन्यवाद. धन्यवाद ताई. यानंतर हिंदी चित्रपट सृष्टी म्हटलं की जावेद अख्तर साहब हे नाव कधीच विसरता येऊ शकत नाही. चित्रपट कथा, लेखक, गीतकार, कवी म्हणून प्रख्यात असलेले जावेद अख्तर साहब यांनी गेल्या 50 वर्षाहून अधिक काळ हिंदी चित्रपट सृष्टी गाजवली आहे. तब्बल 5 वेळा नॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स मिळवण्याची किमया त्यांनी साधली आहे. देशातील पद्मश्री, पद्मभूषण हे विख्यात बहुमानही त्यांना मिळालेले आहेत. पण याच्या पलीकडे जाऊन मला अधिक किंवा या यंगस्टर्स आमच्या पिढीला जे भावतात ते जावेद अख्तर साहब, ते म्हणजे विविधतेतून एकता, आंतरधर्मीय एकता, सहिष्णुतावाद यावर जावेद अख्तर यांची श्रद्धा तर आहेच. राज्यघटना हे त्यांचं दैवत आहे. देशाच्या लोकशाही परंपरेला आणि प्राचीन संस्कृतीला मूल तत्ववाद्यांकडून धक्का बसतो त्यावेळी जावेद अख्तर साहब यांनी कोणतीही पर्वा न करता सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध जाहीररित्या आवाज उठवला. तो आवाज मध्यंतरी शेजारच्या देशात देखील त्यांनी उठवला, हे आपण सगळे जाणता. कोणत्याही कलाकाराला राजाश्रय आवश्यक असला तरी तो राज्यव्यवस्थेचा अंकित नसतो, हे त्यांनी वेळोवेळी दाखवून दिलं. आणि असे जावेद अख्तर साहब हे काय बोलतात आणि हे जेव्हा जेव्हा ते चीफ गेस्ट म्हणून येणार आहे, तेव्हा आमच्या सगळ्यांमध्ये उत्सुकता होती की ते आज काय मार्गदर्शन करणार आहे. आम्ही सगळे यंगस्टर्स त्यांच्या एक एक गोष्टीला फॉलो करतो. आम्हाला त्यांचं जे स्टेटमेंट असतं ते इन्स्पायर करणारं असतं, दिशादर्शक देणारं असतं. मी जावेद अख्तर साहब यांना विनंती करते की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. आदरणीय माननीय पवार साहब, सुप्रिया जी जब बोल रही थी तो उन्होंने बहुत लंबी ताई लिस्ट दी थी, तो मैं हर ताई को आज सादर प्रणाम करता हूँ. भाइयों बहनों, आज जब मैं यहाँ पुणे आ रहा था, हालांकि हम लोग खंडाला में बहुत रहते हैं लेकिन पुणे आने का ज़रा कम चांस मिलता है, तो ऐसा लगा कि ये शहर तो रोज़ बरोज़ बड़े से बड़ा होता जा रहा है, अच्छे से अच्छा होता जा रहा है. और इससे मुझे याद आया कि बहुत बरस पहले मैं बारामती गया था. पवार साहब ने बुलाया था हम लोगों को वहाँ, और जब मैं उस शहर में कार में एंटर हुआ तो जैसे ही दाखिल हुआ उसमें तो मुझे लगा मैं कोई दूसरी जगह आ गया हूँ. वहाँ की सड़क, वहाँ के मकान, वहाँ के खेत, वहाँ पर छोटे छोटे मकानों के आगे बंधी हुई जर्सी गाय, जिस तरह से वहाँ इरिगेशन हो रहा था, वहाँ का डेयरी फार्म, वहाँ का स्कूल, वहाँ के हॉस्टल्स. तो जब मैं वहाँ से वापस दिन भर घूम के जा रहा था तो मैंने पवार साहब से कहा कि मैं यहाँ से बहुत दुखी जा रहा हूँ. तो उन्हें अजीब सा लगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं. कि मुझे दुख ये है कि हिंदुस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास आप जैसा एक लीडर क्यों नहीं है. मैं उनका और सुप्रिया जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया. उसकी वजह यह है, बहुत सी वजहों के साथ एक वजह यह भी है कि मैं जानता हूँ कि भविष्य जो है वो महिलाओं का है और जीतने वालों के साथ रहना चाहिए. तो मैं हूँ यहाँ. ये बात मेरा विश्वास है कि ऐसा ही है. दुनिया में कोई किसी को कोई स्थान, कोई सम्मान, कोई पावर, कोई शक्ति थाली में सजा के नहीं देता है, और ना आपको ये थाली में सजा के कोई देने वाला है. लेकिन ऐसा होना है, ऐसा ही होगा.
ये पोइटिक जस्टिस नहीं है कि इतने दिनों नारी जाति का ये हाल रहा तो अब सेकेंड हाफ में पिक्चर बदल जाए, वो नहीं बजे। ये एक बड़ी लॉजिकल चीज है कि ये होने वाला है। दुनिया की दो रियलिटीज हैं जिनका ऐसे आप देखें तो कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। एक कि हजारों साल तक बहुत सारी वजहों से, जिसे आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं, नारी जाति को बहुत कम जगह समाज में मिली। वो बाहर नहीं जा सकी, दूर तक नहीं जा सकी। तो जब देखने को कम हो तो कम में ज्यादा देखने की आंख बन जाती है। एक डिटेलिंग, आज हॉलीवुड में भी कॉन्टिन्यूटी गर्ल होती है, कॉन्टिन्यूटी बॉय नहीं होता, इसलिए कि उस लड़की की आंख जो डिटेल देख लेगी कि कहाँ क्या कम हो गया, क्या गलत हो गया, वो पुरुष की आंख नहीं देख सकती, उसे डिटेल की समझ। दूसरे एक और रियलिटी है जिसका इस बात से कोई संबंध नहीं था। टेक्नोलॉजी इंसान को एक ऐसी जगह ले आई है जहां सिर्फ डिटेल है। होता क्या है कि चाहे आप कोई पकवान बना रहे हो, आप कोई कपड़ा सी रहे हो, आप कोई कहानी लिख रहे हो, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, हर काम शुरू होता है बोल्ड स्ट्रोक से। पिलर बनाए हैं, फ्लोर्स बनाए हैं, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होना शुरू होती है उसमें डिटेल आती है। यहाँ शीशे की खिड़की लगेगी, उसमें स्क्रू ऐसा होगा, यहाँ वॉल पे ये पेंट होगा, ये वॉल स्मूथ होनी। धीरे धीरे जब भी जो भी काम हो, खाना जब आप बनाती है तो सब्जी काट रही हैं, डाल दिया, फिर धीरे धीरे जब वो पकती है उसे आप प्लेट में रखते हैं तो कैसे सजाते, आहिस्ता आहिस्ता डिटेल आने लगती हर चीज। आज साइंस ने तरक्की कर ली है कि वॉर भी फेदर टच बटन से लड़ी जाती है। तो वो जो ब्रॉन का जो फिजिकल पावर का एडवांटेज पुरुष का था वो तो जा चुका, कि कभी वो जहाज के चप्पू चलाता था, कभी घोड़ों पे बैठ के दूसरे मुल्कों में युद्ध करने चला जाता, तो वो सब खत्म हो गया। अब डिटेल और नुएंसेस चाहिए, और अननोइंगली, अनजाने में ये समाज कई हजार साल से इस औरत को इस काम के लिए तैयार कर रहा था। ये दो चीजें धीरे धीरे मिल रही हैं। आज आप जाइए मिनिस्ट्रीज में, मैं क्योंकि कुछ कॉपीराइट वगैरह का काम करता हूँ, एक IPRS एसोसिएशन है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो मुझे जाना पड़ता है कुछ मिनिस्ट्रीज में। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा जी वो सेक्रेटरी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी, तीनों से आपको एक साथ मिलना पड़ेगा। तो मैं चला गया तो वहाँ 3 महिलाएं बैठी हुई। आज हर मिनिस्ट्री आपको भरी हुई दिखेगी औरतों से। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली जाइए, आज वो गवर्निंग बोर्ड पे अभी नहीं है, वो लास्ट ग्लास सीलिंग है जो टूटने वाली है और टूटेगी। लेकिन आज आपको हैरत नहीं होती कि CEO कोई औरत है, आज से 25 साल पहले होती थी। भरी हुई है। और एक फर्क है, मैं जाता हूँ कभी किसी ऑफिस में तो देखता हूँ एक लड़की सड़क हॉल को क्रॉस कर रही है पेपर हाथ में लिए हुए, उसकी चाल में एक बाउंस है, उसकी चाल में एक शक्ति दिखती, मुझे शौक दिखता है काम का। ये उसकी ड्यूटी नहीं है, ये उसकी प्रिविलेज है, वो इंजॉय कर रही है काम करना। उसके मुकाबले में उधर से वो जो लड़का आता है वो थका हुआ है, उसमें वो एनर्जी नहीं है, उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, वर्षों से हो रहा है या फिर करना पड़ रहा है, कर रहा है। उसने बंधन तोड़े नहीं है, इसने ये बंधन तोड़ के निकली है। और जब बंधन कोई तोड़ के निकलता है तो उसमें एक शक्ति होती है, वो शक्ति दिखाई देती है। तो आने वाला युग, जैसे एक ग्रीक सिविलाइजेशन थी, रोमन सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, मिंग सिविलाइजेशन थी, वक्त के साथ वो बिखर गई। ये 5-6 हजार साल का सिविलाइजेशन है, मैन सिविलाइजेशन। अब उसके बिखरने का समय आ गया है और वो बिखरना शुरू हो चुकी है, और उसकी जगह वुमन सिविलाइजेशन अब अपीयर होगी। उसको रोक नहीं सकते। उसके बारे में कुछ लोग जब से दुनिया बनी है
वक्त का पहिया आगे चल रहा है और हर समय कुछ लोग रहे हैं जो पहिए को उल्टा घुमाने की कोशिश करते रहते हैं। आज तक तो कभी कामयाब हुए नहीं, अब क्यों हो जाएंगे? पहिया आगे ही जाएगा, लेकिन इसके मतलब नहीं कि हम पहिए को धक्का ना दें। सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं, और खास तौर से एक महिला इसके लिए क्या कर सकती है। बहुत दूर तक आए हैं, बहुत दूर तक जाना है, अभी रास्ता आधा भी नहीं कटा है, इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। मुझे याद पड़ता है कि चाइना में एक चिकन बनाने की डिश है। वो क्या करते हैं कि जैसे ही अंडे से चूजा निकला उसको एक लकड़ी के केस में बिठा देते हैं और फिर मेवा खिलाते हैं। फिर वो धीरे धीरे मोटा होने लगता है, फंसने लगता है उस केस में, तो उससे बड़े केस में बिठाते हैं, फिर उसे मेवा खिलाते रहते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, पूरा चिकन हो जाता है मोटा सा, लेकिन वो जिंदगी में हिला नहीं, वो केसेस के अंदर ही रहा है। फिर जब उसे पकाया जाता है तो उसमें हड्डी नहीं होती, पूरे का पूरा चिकन ऐसे ही पिघल जाता है। हम अपनी बेटियों को ऐसे ही पालते हैं, हम उनकी हड्डियां ही नहीं बनने देते। तो फिर शिकायत क्या है कि ससुराल में उसके साथ क्या हुआ? तो शिकायत क्या है कि दुनिया ने उसके साथ कैसा सलूक किया? हमने अपनी बेटी को तैयार किया था दुनिया के लिए, हमने उसे शक्ति दी थी, हमने उसको एम्पावरमेंट दिया था। समाज की ट्रेडिशन ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हमारी परंपरा ये है, हमारा रवाज ये है, इस चक्कर में आप अपनी बेटी को पावरफुल ही नहीं होने देते। कितनी लड़कियां इस समाज में वो बनती हैं जो लड़कियां यहां बैठी आप देख रहे हैं। इनके माता पिता ने इन्हें एम्पावर किया। क्या हम अपनी बेटियों को एम्पावर कर रहे हैं? ये बहुत अहम सवाल है। और अगर कर रहे हैं, मैं तो कभी अखबार में पढ़ता हूँ एक लड़की के साथ ये हो गया उसकी ससुराल में, मैं तो सबसे पहले माँ बाप को ब्लेम करता हूँ। सबसे ज्यादा जिम्मेदार माँ बाप है और कोई नहीं, उसका पति नहीं, उसकी सास और ससुर नहीं, माँ बाप। तुमने कैसी बेटी पाली थी जो इतनी दुर्दशा को सह सकी और चुप रही और जल गई? वो पहले दिन वापस क्यों नहीं आई? तुम्हारा दरवाजा बंद था इसलिए। तुमने अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल के रखा है। सोचने वाली बात। हमें अपनी बेटियों को दूसरी तरह पालना होगा, उन्हें मजबूत बनाना होगा। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये जिंदगी की रियलिटी है, ये सच्चाई है जिंदगी की। आपको एक और बात बताऊं, एक झूठ बहुत बरसों से चल रहा है, माँ बहुत आदरणीय है। क्यों, बाप आदरणीय नहीं है क्या? माँ के पैरों के नीचे जन्नत, स्वर्ग है, बाप के पैरों के नीचे क्या है? जायदाद। तो माँ इस दुनिया में तो आपको कुछ दे नहीं सकती है, स्वर्ग तो कहीं और है अगर है तो, और मेरी माँ ने तो है नहीं। ये एक लव विदाउट रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट विदाउट एम्पावरमेंट इज फेक। आप जिससे मोहब्बत करते हैं, अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते, आप जिसकी इज्जत करते हैं उसे पावर नहीं देते, तो सब झूठ, सब बहानेबाजी। मां आदरणीय है, बहुत इस पे कहा जाता है, इसकी तो पूजा होनी चाहिए, ये तो देवी है। तो किसकी पूजा नहीं होनी चाहिए? इस सवाल का एक परछाई भी तो है, साया है, वो जो मां नहीं है। और किसकी मां की इज्जत होनी चाहिए? मेरी मां की, और मेरे बच्चों की मां की। और मेरी मां की इज्जत कब से शुरू होनी चाहिए? मैं 17 जनवरी को पैदा हुआ था, 16 जनवरी को आदरणीय थी कि नहीं थी, या 17 को हुई? ये फ्रॉड है। हर औरत की इज्जत होनी चाहिए, मां ही की क्यों?
हम इसलिए नहीं कहते कि बाप आदरणीय है, इसलिए कि हर पुरुष आदरणीय, उसमें कहने वाली क्या बात। यहां हमने एक सेलेक्ट कर ली है और बाकियों को छोड़ दिया। और ये माँ भी कमाल क्या है कि ये माँ बचपन में, बच्चा वाकई माँ से बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए कोई देखता है कि माँ के साथ क्या हो रहा, और माँ से उसका जुड़ा हुआ है नसीब, तो उसे मन में माँ के लिए एक प्रेम होता है जो सच्चा, और उसके मन में एक कंपैशन माँ के लिए होता है, और ये अरमान होता है कि बड़े होकर मैं अपनी माँ की सेवा भी करूंगा और उसे दुनिया से बचाऊंगा भी। लेकिन बड़े होकर वो मर्द हो जाता है, तो अब उसे दूसरी औरतों पे तो जुल्म करना है ना, तो वो अपनी माँ को एक कैरेट बना लेता है और अपनी बीवी के सामने लटका देता है। तुम वैसी दाल नहीं बना सकती हो जैसे मेरी माँ बनाती थी। आज तक कोई बहू अपनी सास से बेहतर दाल बना ही नहीं सकी। 4000 साल से हिंदुस्तान में खाने का स्टैंडर्ड नीचे आ रहा है। इस फ्रॉड से बाहर निकलिए। मां देवी नहीं है, इंसान है, और इंसान है तो तुम्हें उसे ह्यूमन राइट्स देने होंगे। देवी बना के उससे सारी सेक्रीफाइसेस मत करवाओ कि तुम्हारा धर्म है हमारे लिए बलिदान देना, और हमारा कोई ऐसा धर्म नहीं है। ये सब इन गलतफहमियों से, इस भ्रम से हमें बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलने के लिए बाकी सब तो हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये जो छोटा सा घर है, इसमें आप पर 2 जिम्मेदारियां हैं अगर आप एक सर्टेन उम्र तक पहुंच गई। एक, आपकी बेटी, आप उसे कैसे पालती हैं। दूसरे, एक और बेटी है जो आपके हवाले की गई है, आपके शरण में दी गई है, जिसका नाम है आपकी बहू। उससे आपका सलूक क्या है, इससे तय होगा कि जहां तक नारी जाति को पहुंचना है कितने दिन में पहुंचेगी। धन्यवाद। धन्यवाद अख्तर साहेब, आपने सही कहा, सफर अभी बाकी है। यानंतर महिला धोरणाचं ज्यांचे जे जनक आहेत आणि 29 वर्ष या महिला धोरणाला झाली, या 29 वर्षामध्ये महिलांच्या हातात पाळण्याची दोरी जाऊन तिला झेंडा फडकवण्याचा मान ज्यांच्यामुळे मिळाला, ज्यांच्यामुळं सक्षमीकरण, स्वाभिमानाचं धगधगतं स्फुल्लिंग तुमच्या आणि आमच्या मनात फुललं, ते आदरणीय पवार साहेब, मी त्यांना विनंती करते की आपण आम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी मार्गदर्शन करावं। यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे अध्यक्ष यांना मी विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शन करावं। सन्माननीय व्यासपीठ, ज्यांचा यशस्वीनीच्या वतीनं आज सन्मान केला, त्या सगळ्या पुरस्कार विजेत्या आणि बंधू भगिनींना, आजचा हा कार्यक्रम नारी शक्तीचा कर्तृत्वाला प्रोत्साहन देणारा अशा प्रकारचा हा सोहळा आहे। गेली काही वर्षापासून यशस्वीनीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यामध्ये तुम्हा सगळ्यांच्या अनेक सहकारी वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात, आणि त्या कामातून एक गोष्ट आणखी स्पष्ट होते की कर्तृत्वाचा मागता हा फक्त पुरुषांच्याकडे नाही, संधी मिळाली तर कर्तृत्व दाखवण्याच्या बाबतीत मुली किंवा स्त्रिया कधी कमी होत नाहीत, आणि त्याचा अनुभव आपल्याला या सगळ्या कार्यक्रमाच्या मधून सतत येतो। महिला धोरणाच्या मुद्द्यांचा उल्लेख या ठिकाणी केला गेला। आम्ही लोकांनी बसून याच्यात काही निर्णय घेतले,
महिला धोरण ठरवलं, काही नवीन कायदे केले आणि हे सगळं करत असताना त्याचं स्वागत झालं असं मी काही म्हणत नाही. सुरुवातीच्या काळामध्ये त्याला छुपा विरोधसुद्धा झाला. मला आठवतंय की राज्याची सूचना माझ्याकडे होती आणि एक आम्ही कायदा केला की बापाच्या स्थितीमध्ये मुलाबरोबर मुलीला सुद्धा वाटा हा कायद्याने द्यायचा. तो कायदा आम्ही तयार केला, मंत्रिमंडळात मान्यता दिली, महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये मांडला, चर्चा विहित झाली. सेशनचं कामकाज 8-9 आले तरी चालूच होतं. त्यावेळेला सदनामध्ये पुरेशी संख्या होती आणि त्यामुळं मी संसदीय खात्याच्या मंत्र्यांना सांगितलं की तुम्ही हे बिल पास करून घ्या आणि मी दुसऱ्या कामाच्यासाठी बाहेर जातो. आणि मी बाहेर गेलो. रात्री 10-11 वाजता मला संसदीय खात्याच्या मंत्र्याचा फोन आला की बिल पास व्हायला संख्या आहे, पण आपलेच लोक नाराज आहेत, त्यांची काही तयारी नाही. म्हणजे कोण नाराज कोण आहेत, त्यांनी 2-3 नावं घेतली. मी फोनवर त्यांना बोलवलं. त्याच्या पहिल्याच माणसाला विचारलं मी, काय तुमचा विरोध काय? त्याने विरोध त्यावेळेसाठी की उद्या मुलगी लग्न होऊन दुसऱ्याच्या घरात गेल्याच्या नंतर जाताना प्रॉपर्टीसुद्धा घेऊन जाईल, जमिनीचा काही भागसुद्धा घेऊन जाईल आणि कारण नसताना बहीण भावांच्यामध्ये कायमचं उद्याच्याला वातावरण हे खराब होईल आणि हे करता कामा नये. मी त्याला विचारलं की तुमच्या घरी मुलं मुली किती? त्यांचा इथं माझ्या घरात मुलगी नाही, म्हणजे माझ्या घरात 2 मुलगी आहेत. म्हणजे हा कायदा झाला आणि उद्या तुझ्या मुलाची लग्न झाली आणि त्या मुलाच्याकडे जर प्रॉपर्टी असेल मुलीकडं, तर या कायद्याने ती मुलगीची प्रॉपर्टी घेऊनसुद्धा तुझ्या घरात येईल, याची आठवण आहे का तुला? तेवढे माझ्या लक्षात नाही आले. माझा आता काही विरोध त्या ठिकाणी नाही आहे आणि तो कायदा पास झाला. अशा अनेक गोष्टी आहेत की हे धोरण ठरवताना अनेक प्रकारचे अनुभव आले. आज आपण बघतो की देशाच्या सैन्य दलाचं नेतृत्व करण्याच्यासाठी मुलीसुद्धा अतिशय उत्तम रीतीची कामगिरी करतात. मला आठवतं आहे, संरक्षण खात्याची सूचना माझ्याकडे होती आणि मी एक दिवशी ठरवलं की देशाच्या लष्करामध्ये मुलींना का संधी द्यायची नाही? जगाच्या अनेक देशामध्ये देतात. पद्धत एक अशी आहे की संरक्षण खात्यात दर सोमवारी सकाळी 9 वाजता संरक्षण मंत्र्याच्या ऑफिसमध्ये आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स आणि सचिव यांची एक बैठक होत असते आणि सर्व देशाची एकंदर संरक्षणाची स्थिती काय आहे, देशाच्या बाहेर काय स्थिती, याचा एक आढावा घेतला जातो. काही अडचणी असल्या तर त्या मांडल्या जातात. या एका बैठकीमध्ये मी हा प्रश्न काढला की छोट्या छोट्या देशामध्ये सुद्धा लष्करामध्ये मुलींना संधी दिली, आपण का विचार करू नये? तिन्ही दलाच्या प्रमुखांनी नाही म्हणून सांगितलं, शक्य नाही होते. म्हणजे विचार करा, महिना 2 महिने गेले, पुन्हा एकदा हा विषय मी काढला.
पुन्हा त्यांचं उत्तर की नाही, हे शक्यच नाही, हे कठीण काम आहे आणि हे त्यांना झेपणार नाही. आणखीन 1-3 महिने गेले, पुन्हा मी विषय काढला आणि तो विषय काढल्याच्या नंतर नाही म्हणून सांगितल्यावर मी तिघांनाही सांगितलं की या देशाच्या जनतेनं माझ्यावर जबाबदारी टाकली, हा माझा अधिकार आहे आणि संरक्षण मंत्री म्हणून माझा हा निर्णय आहे की इथून पुढे लष्करी सगळ्या क्षेत्रामध्ये 11% जागा मुलींना ठेवल्या जातील आणि हा कायदा आपण या ठिकाणी, आणि तो कायदा झाला. आणि यंदा तुम्ही बघितलं असेल 26 जानेवारीला ती जी परेड असते त्या परेडचं नेतृत्व हवाई दलाची एक महिला अधिकारी करत होती. आणखीन एक गोष्ट या ठिकाणी सांगण्यात आली, हवाई दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची माझी एकदा अलीकडे भेट झाली. त्यांना मी सहजच विचारलं की आपण मुलींना संधी दिली, काय आपला अनुभव आहे? तुम्ही लोकांचा विरोध होता, आज काय अनुभव आहे? त्यांनी सांगितलं की या देशामध्ये हवाई दलाचा एक प्रश्न होता आणि तो प्रश्न म्हणजे ॲक्सिडेंट रेट, अपघाताचं प्रमाण, आणि ते अन्य देशातल्या काही देशापेक्षा इथं थोडं जास्त होतं. मुलींना हवाई दलात घेतल्याच्या नंतर हा ॲक्सिडेंटचा ड्रॉप झाला, खाली आला, अपघात कमी व्हायला लागले. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण मुलीचा दाटचा स्वभाव, दिलेल्या कामात अधिक लक्ष द्यायचं असतं तेवढं लक्ष मुली देत नसतात, आणि त्यामुळं आज हवाई दलात अपघाताचं प्रमाण हे कमी झालं. हे कर्तृत्व मुलींनी दाखवलं आणि म्हणून संधी दिली तर मुली काय वाटेल ते करू शकतात, जबाबदारी सांभाळू शकतात. मी देशाच्या शेती खात्याचं 10 वर्ष काम बघितलं. या देशामध्ये शेती उत्पादनामध्ये जवळपास 54% श्रम, जे आपण श्रम देतो, शेतीमध्ये कष्ट करतो, ते एकंदर कष्टाच्या 54% कष्ट हे स्त्रियांच्याकडून दिले जातात. आणि आज हा देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंभू झाला. त्याच्यामध्ये 54% श्रम देणाऱ्या भगिनींचा वाटा हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ही गोष्ट आपण टाळू शकत नाही. म्हणून अशी कितीतरी क्षेत्र आहेत, त्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये स्त्रियांनी कर्तृत्व दाखवलं आणि ती कर्तृत्व दाखवायची संधी ही देण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. आणि ती घेण्याला काही अडचणी होत्या, त्यातूनच या महिला धोरणाचा जन्म झाला. आणि मला आनंद आहे की संपूर्ण देशाने ते स्वीकारलं आणि आज अनेक क्षेत्रामध्ये अतिशय उत्तम प्रकारचं कर्तृत्व मुली दाखवतात आणि या देशाला पुढे नेण्याचं त्यांच्याकडून प्रचंड योगदान होतं. मला कोणते विचारते हे कसं तुमच्या डोक्यात आलं? माझ्या डोक्यात काय आल्याचा विचार मी केला किंवा मला प्रश्न विचारतोय. मला माझी नेहमी आई आठवते. जे काही हे सगळे संस्कार झाले, विचार झाला, त्याच्या वर्षावर आई. माझी आई साधीसुधी नव्हती. त्यावेळेला त्या काळात कुटुंब नियोजन नव्हतं. आम्ही 8 भाऊ आणि 4 बहिणी, 12 जणांचं कुटुंब. आणि माझी आई घरची शेतीवरून आम्हा सगळ्यांच्या शिक्षणात लक्ष घालत होती. शेतीवरून त्या शेतीतला माल विक्रीच्यासाठी व्यवस्था करत होती. वडील एका सरकारी संस्थेत नोकरी करत होती. आणि हे सगळं करत असताना आम्ही शिकायला पुण्यामध्ये आल्यावर पुण्याला महिना 15 दिवसातनं ती येत असे आणि आमचं शिक्षण नीट चाललं का नाही हे बारकाईनं बघत असे. अतिशय लक्ष तिने दिलं, कष्ट केले आणि त्यामुळे कुठल्याही क्षेत्रामध्ये आपण यशस्वी होऊ शकतो हे चित्र त्यांनी माझ्या घरामध्ये केलं.
आणि आम्ही सगळेच भाऊ आणि बहिणी जीवनाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये सुदैवाने यशस्वी झालो. माझी आई राजकारणात इंटरेस्ट घेणारी होती, पण मी ज्या विचाराच्या ती 100% विरोधी तिचा विचार होता. आणि त्या वेळेला काँग्रेसच्या चळवळीत होतो, ती डाव्या विचाराची होती. आणि 1967 साली 56 वर्षाच्या पूर्वी मी महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीला उभं राहिलो काँग्रेसच्या वतीनं. माझ्या आईने पहिल्यांदा काँग्रेसला मत द्यायचं काम त्या दिवशी केलं, त्यांचा मुलगा त्या ठिकाणी उभा म्हणून. आणि मला सांगितलं की ठीक आहे, तुझा विचार वेगळा आहे, त्या विचारानं तू काम करू इच्छितो, एवढंच कर की जे काही काम करशील ते महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य लोकांच्या मनामध्ये तुझं काम, तुझं कर्तृत्व हे राहील, एवढीच माझी अपेक्षा, माझी काही अपेक्षा नाही. तू खुशाल तुझं काम करत राहा. एखादी वडिली सवन व्यक्तिमत्व कसं घडवते, कुटुंब कसं घडवते, याची शेकडो उदाहरणं आहेत. आणि त्यामुळं ते अशी उदाहरणं देण्याच्या संबंधीची दृष्टी आणि कर्तृत्व ज्या व्यक्तींना आहे त्या व्यक्तींचा सन्मान केला पाहिजे, त्यांचा मूलभूत अधिकार जतन केला पाहिजे. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांना अधिकार दिला पाहिजे. आणि हे जसं आपण करत आहोत तसा हा देश आणि देशाचा समाज हा बदलल्याशिवाय राहणार नाही. आज 500 वर्ष देशामध्ये जे बदल दिसतात त्याचं महत्त्वाचं कारण पुरुष आणि स्त्री यांच्या अधिकाराच्यामध्ये निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काही अंतर नाही आहे. आज आपण बघितलं राजकारणामध्ये वेगवेगळी मतं असतात, पण प्रश्न विचारला, कुणालाही प्रश्न विचारला की या देशामध्ये स्वातंत्र्याच्या नंतर शक्तिशाली प्रधानमंत्री कोण, तर उत्तर देतं इंदिरा गांधींचं. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण इंदिरा गांधींनी या देशाला एक प्रकारची प्रतिष्ठा देण्यासंबंधीचं काम केलं. एक दिवशी मी आमचे एक मित्र होतेच, आता हयात नाहीत, इंदिरा गुजरात एकेकाळी ते प्रधानमंत्री होते आणि त्याच्या आधी एकेकाळी ते रशियाला भारताचे अँबॅसेडर होते. इंदिरा गांधी देशाच्या प्रधानमंत्री होते. रशियाची आणि आपली दोस्ती होती. इंदिराजी त्या ठिकाणी रशियाला ऑफिशियल व्हिजिटसाठी गेले. मॉस्कोला त्यांचं विमान उतरलं. एक पद्धत अशी आहे की एखादा राष्ट्रप्रमुख आल्याच्या नंतर त्याच्या तोडीची व्यक्ती त्या देशातली त्यांच्या स्वागतासाठी येते. इंदिराजी मॉस्कोला उतरल्या आणि अपेक्षा अशी होती की रशियन प्राईम मिनिस्टर किंवा रशियन वरिष्ठ मंत्री त्यांच्या स्वागतासाठी येईल. पण तसं काही घडलं नाही. गुजरात होते आणि एक कोणतरी ज्युनियर मंत्री इंदिराजींच्या स्वागतासाठी आला. हे देशाच्या दृष्टीने योग्य होतं. इंदिराजींची व्यवस्था क्रेमलिन त्या ठिकाणचा जो राजवाडा तिथे केलेली होती रशियामध्ये. गाडीमध्ये त्या बसल्या आणि गुजरात बरोबर असते त्यांना सांगितलं की आता ही गाडी तुमच्या घरी न्यायची, अँबॅसेडरच्या घरी, हिंदुस्थानच्या अँबॅसेडरच्या घरी. आणि गाडी केली गुजरातधारांच्या घरी. मोठं घर आहे. मी त्या ठिकाणी गेलो होतो कैद. आणि त्या घरामध्ये गेल्याच्या नंतर रशियामध्ये त्यांच्या नेतृत्वामध्ये अस्वस्थता झाली की प्राईम मिनिस्टरची व्यवस्था रशियन सरकारने केली, त्या ठिकाणी इंडियन प्राईम मिनिस्टर आले नाही आणि आपल्या अँबॅसेडरच्या घरी गेल्या. मग त्यांच्या लक्षामध्ये आलं की राज्य शिष्टाचाराप्रमाणे त्यांचा आपण सन्मान केला नाही, आपण त्या ठिकाणी योग्य व्यक्ती पाठवली नाही आणि त्यामुळं हे घडलं. इंदिराजी
आपल्या अम्बेसडरच्या घरी गेल्या, तयार झाल्या आणि अधिकाऱ्यांना बोलवलं. कारण ती जी आपली अम्बॅसी आहे तिथं बाकीचे अधिकारीसुद्धा राहतात. एवढी प्रचंड अशा प्रकारची इंडियन अम्बॅसी आहे. इंदिराजींनी सांगितलं अम्बॅसेडरना की इथे किती कुटुंब राहतात. तर काहीतरी 20-25 काहीतरी राहत होती. त्यांच्या घरातली लहान मुलं सगळी बोलवा आणि त्यांच्या घरातली लहान मुलं बोलवली आणि तिथल्या हिरवलीवर इंदिराजी त्यांच्याशी खेळ खेळत होते. त्या रशियाची व्यवस्था ज्या ठिकाणी होती रशियन सरकारने केलेली तिथं गेले नाही. या मुलांच्यावर खेळत असते. आणि ज्यावेळेला रशियन प्राईम मिनिस्टरच्या हे लक्षात आलं की आपल्याकडे ही चूक झालेली आहे, ते स्वतः त्या ठिकाणी गेले आणि झालेल्या गोष्टीच्या संबंधी काय मत व्यक्त करायचं ते त्यांनी केलं. इंदिराजींनी सांगितलं की हा काय माझ्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न नाही. मी या ठिकाणी आले त्यावेळी देशाची लोकसंख्या 80 कोटी होती. 80 कोटी लोकांचं प्रतिनिधित्व म्हणून मी या ठिकाणी आले. आणि या ठिकाणी मी आल्याच्या नंतर 80 कोटी लोकांचा जर सन्मान होत नसेल तर मी बाकीची कुठली गोष्ट मान्य करणार नाही. पण 80 कोटी लोकांचा सन्मान हा माझ्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ते या ठिकाणी घडलं नाही. त्यामुळेच तुमच्या राज्य शिष्टाचाराप्रमाणे जो काही सन्मान माझा करायची कल्पना होती ती मी स्वीकारू शकलो नाही. रशियन प्राईम मिनिस्टरनी त्या ठिकाणी क्षमा मागितली आणि नंतर त्या रशियन राजवाड्यामध्ये राहायला गेल्या. उदाहरण मी एवढ्यासाठी दिलं की एका देशात म्हणजे रशियनसारखा बलाढ्य देश त्या काळात सोव्हिएत रशिया, आता रशियात नाही, एवढा बलाढ्य देश असताना सुद्धा आणि भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा देश असताना सुद्धा पण या बलाढ्य देशाने या देशाच्या प्रधानमंत्र्याचं जो काही सन्मान करायला पाहिजे होता तो सन्मान केला नाही. तर आपला स्वाभिमान हा आम्ही घाण टाकू शकत नाही हे दाखवण्याची भूमिका इंदिरा गांधींनी केली. एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री होती त्यामुळे हे घडलं आणि या देशाचा सन्मान राखू शकतो. आणि म्हणून संधी मिळाली तर कोणत्याही क्षेत्रामध्ये स्त्रिया कर्तृत्व दाखवत असतात याच्याबद्दलची खात्री आता आपल्याला फसलेली आहे. अनेक क्षेत्रामध्ये आज अत्यंत मोलाची कामगिरी मुली करत असतात आणि त्यामुळं साहजिकच या सगळ्या वर्गाचा सन्मान त्यांचा अधिकार हा जतन करण्याची भूमिका केली पाहिजे. मगाशी बोलत असताना 1-2 वाक्यांनी या ठिकाणी एका मुलीचा बाप म्हणून माझ्याबद्दलचा उल्लेख केला. आता आहे एका मुलीचा बाप आहे खरं आहे, पण तुम्हाला याची दुसरी बाजू तुम्हाला माहीत नाही. एका मुलीचा बाप असल्याच्याबद्दलचं कौतुक होतं आणि दैनंदिन घरामध्ये काय यातना सहन करायला लागतात हे तुम्हाला माहीत. म्हणजे घरी आल्याच्या नंतर माझा कार्यक्रम बघितला तरी लगेचच इतके कार्यक्रम कशाला घेता, आता तुमचं वय काय, जरा कार्यक्रम कमी घ्या, प्रवास कमी करा, जरा लोकांना कमी भेटा. अरे किती ऐकायचं, हे रोज ऐकायला लागतात. आता एकच असल्यामुळे काही पर्यायी राहत नाही, ते ऐकावं लागतं. आणि म्हणून ही बाजू थोडीशी तुम्ही जाणून घेतली पाहिजे एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. बाकी अधिक काही मुलांना वेळ घेऊ इच्छित नाही, वेळ खूप झाला. अतिशय देखणा कार्यक्रम या ठिकाणी केला आणि कर्तृत्व दाखवण्यासाठी ज्या भगिनी यशस्वी केल्या त्यांचं कौतुक तुम्ही या ठिकाणी केलं, सन्मान केला, त्याबद्दल यशस्वीने आणि त्यांच्या सगळ्या टीमचं मी अभिनंदन करतो. माझे 2 शब्द संपवतो.